तो मैं आज की जो शख्सियत है, आज की जो खास ग्रेट लीडर हैं, रनर पिन अचीवर प्रदीप सर को मैं एक गड़गड़ाती हुई, एक घनघनाती हुई तालियों के साथ आप सभी की हेल्प के साथ उनका स्वागत करना चाहता हूं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक स्ट्रगल भरी उनकी जो स्टोरी है वो सब आपको आज सुनने को मिलेगा। एक तालियों के साथ मैं चाहता हूँ स्वागत करें प्रदीप कुमार सर। ठीक सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी को। दोस्तों, जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़े हुए हैं, सबका सबसे पहले तहे दिल से स्वागत है इस आज डिजिटल प्रोग्राम के इस सेशन में। सबसे पहले परिचय की कड़ी में, नाम प्रदीप कुमार, मूलतः रहने वाला मैं आजमगढ़ का हूँ। मेरी जन्मभूमि आजमगढ़ जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं कर्म भूमि मेरी प्रयागराज है। मैं दोस्तों एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी करते थे, बाबू के पद पर, और हम 4 बहनें और 3 भाई, कुल मिलाकर 7 भाई बहन हम सब हैं, जिसमें मैं तीसरे नंबर पे हूं। और जो मेरा एक जीवन संघर्ष है वो बड़ा थोड़ा सा संघर्ष या चुनौतीपूर्ण है। मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था तो कभी कभार नहीं भी जाता था और थोड़ा बचपन में ज्यादा आनाकानी करता था, लेकिन कक्षा 3 के बाद मेरी रुचि पढ़ाई में अचानक से बहुत एकदम अच्छी हुई और फिर मैं जाने लगा। उस टाइम एक हमारे ट्यूशन मास्टर साहब थे, श्री नागेंद्र जी, 10 रुपया फीस लेकर के वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और तब आप समझिए कि उसका देन इतना अच्छा हुआ, उसका परिणाम ये अच्छा हुआ कि कक्षा 5 तक पहुंचते पहुंचते मैं अंग्रेजी के जितने टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके अनुवाद कर लेता था, चाहे जो ट्रांसलेशन हो कर लेता था। और पहाड़ा बीच तक एकदम रटा हुआ था। कोई गांव में जैसे जाते आते हैं लोग, गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा टेस्ट लेने के लिए पूछा करते थे। तो ये हुआ कि ठीक है, उसी टाइम नवोदय का एक फॉर्म निकला, तो घर वालों के बगैर बताए मैंने वो फॉर्म भरा और विद्यालय से ही भरा। विद्यालय में प्राइमरी में एक हमारे राम सेवक सिंह सर हुआ करते थे, उन्होंने मेरा फॉर्म स्वतः भरा। वो इसलिए भरा कि उनके भी 2 भतीजे थे, उनको भी टेस्ट दिलवाना था, तो उन्होंने सोचा कि आगे पीछे हो जाएंगे, तो उन्होंने भरा। फिलहाल मैं 88 में नवोदय के टेस्ट को क्वालिफाई किया, कक्षा 5 के बाद 6 में नवोदय में चला गया, जो पूरी तरह से बोर्डिंग या हॉस्टल का जीवन था। आप समझिए कक्षा 6 का विद्यार्थी कितना छोटा होता है, और अपने माँ बाप को छोड़ करके उसके जीवन को हमने जिया, जहाँ पे छात्रों को ऐसा निर्माण किया जाता है, ऐसा संस्कार दिया जाता है जो जीवन भर उसको जो है साथ देता है। तो हमारे जीवन में, या मुझको कह लीजिए बनाने में, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पूर्णतः नवोदय की देन है। क्योंकि वहाँ सुबह मॉर्निंग के पीटी कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए, उससे लेकर के जगना, अपने से थाली धोना, समय पे चाय लेना, नाश्ता लेना, डिनर लंच लेना, ये सब कार्यक्रम नवोदय में होते थे। उसके साथ साथ मित्रों, नवोदय में खेल कूद भी होता था, सारे खेल कूद, संगीत के सारे, कंप्यूटर की शिक्षा, यानी कह लीजिए कि वह एक ऐसी संस्था है जहाँ पे किसी भी बालक का होलसम डेवलपमेंट किया जाता है। और उसी का असर है जो मेरे व्यक्तित्व में आप सब देखते हैं, तो कहीं न कहीं उसी का देन है। टेबल मैनर भी शिक्षक लोग सिखाते थे। लेट नाइट तक जब तक हम लोग सोते नहीं थे,
10-11 बजे तक एक बार राउंड करते थे, कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो वो जो था नवोदय की, हम अपने जीवन में उसका मैं बहुत ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझको बनाया और चांस दिया, और एक गांव से निकल करके मैं एक ऐसे माहौल में गया। लेकिन दोस्तों समस्या फिर एक बार आई कि इंटर के बाद फिर नवोदय जैसी सुविधा और माहौल फिर नहीं था। लेकिन अब जब बाहर निकलना था तो बड़ा सोचना था कि कैसे निकले। पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, पिताजी की सैलरी बहुत लिमिटेड थी। अब ऐसे में पिताजी तैयार नहीं हो रहे थे कि मेरी इच्छा थी कि मैं पिताजी मैं इलाहाबाद जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कैसे भेजें। मैंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, हमको जाने दीजिए आप। तो मैंने एक बात उनसे कही कि मैं आपसे कभी भी एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड नहीं करूंगा और हमको आप जाने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं मित्रों घर से थोड़ा सा, मैं भी बहुत जिद्दी और एक तरह से कह लीजिए कि स्वभाव का था। मैं एक दिन अपना बैग पैक किया और एक बोरे में अपने कापी किताब लेकर के मैं इलाहाबाद का रुख कर दिया। उन दिनों जब वो सन था 95 का, जब मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद जब आया तो मुझे वो दिन याद है। मैं मित्र मेरा एक कालिंदीपुरम में रहता था, मैं उसी के यहाँ गया तो उसने बताया कि चौखटका उतर जाना, चौखटका से उधर का रास्ता। फिलहाल मैं गया तो बड़ा रोचक है कि उसमें ठगी भी बहुत हुई मेरे साथ। जहाँ किराया 8 रुपया देना था, 4 रुपये, वहाँ 8 रुपया लिया, 12 रुपया लिया। फिलहाल अब आप समझिए कि मैं यूनिवर्सिटी का फिर फॉर्म भरा, यहाँ आकर के यूनिवर्सिटी मिला, सिलेक्शन हुआ बीएससी में। और फिर 95 से लेकर 98 तक मैं यहाँ बीएससी का छात्र रहा। फिर यहीं से हमने एमएससी की बॉटनी से, और एमएससी करने के बाद फिर वर्ष 2001 में हमने पूर्वांचल से बीएड किया। और बीएड करने के बाद मित्रों वर्ष 2000 में सबसे पहले, क्योंकि पिताजी का रिटायरमेंट करीब था और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि यदि मैं कोई जॉब जल्दी से नहीं करता हूं तो हम सब रोड पे आ जाएंगे। तो इस वजह से वर्ष 2002 में एक वॉक इंटरव्यू निकला डीएवी का, और उसको देने के लिए मैं औरैया गेल गया। गेल जा करके हमने वहाँ इंटरव्यू दिया और फिर चला आया। मुझे फिर पता नहीं कुछ रिजल्ट बाद में बताएंगे अपना। चला आया, उसके बाद फिर वहीं फिर इंटरव्यू था दूसरे दिन मैथ का। तो डीएवी फैजाबाद के प्रिंसिपल वहाँ गए थे, उनको फिर जरूरत भी थी बायो की। मेरा वहाँ चयन सेकेंड पे हुआ था। तो उन्होंने मुझको फोन किया कि आप डीएवी गौरैया गए थे गेल? हमने कहा हाँ सर गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ जरूरत है, यदि आप इच्छुक हो तो आइए यहाँ पे और डीएवी फैजाबाद में अपनी सेवा दीजिए। मैंने कहा, मैंने सर स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सैलरी क्या लेंगे? हम लोग तो इतना ही देते हैं, 5500 रुपया पर मंथ। हमने कहा सर ठीक है। उस टाइम चूंकि बेरोजगारी थी तो ये लगा कि चलो जो मिल रहा है तो ठीक है। तब मैं अनमैरिड भी था, फ्रेश एमएससी करके गया हुआ था और बड़े रुचि के साथ वहाँ जो हम अपना अध्यापन कार्य शुरू किए। और शुरू में संघर्ष इतना था कि रात में पढ़ता था, नोट्स बनाता था, फिर सुबह बच्चों को पढ़ाता था। चूंकि वो डीएवी कुमारगंज कैंपस का कॉलेज था, वहाँ पे सभी जो बच्चे थे वो एसोसिएट प्रोफेसर्स के थे, एचओडीज के थे, और बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, अच्छे घरों से थे। तो मुझे भी अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता था कि कहीं कोई चूक न हो जाए, कहीं कोई कमी न रहे। तो संपूर्ण तैयारी के साथ मैं जाता था और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बच्चे भी मेरा टेस्ट लिया करते थे। वो डिस्कवरी चैनल से प्रश्न अपना ढूंढ करके लाते थे और पूछते थे। फिलहाल हमें बताने में कोई हिचक नहीं थी और बड़ा मजा आता था। ऐसे संघर्ष चलता रहा। फिर वर्ष 2003 में हम वहां से छोड़ करके डीएवी अतर्रा बांदा में एक पब्लिक स्कूल है, तथागत ज्ञान स्त्री पब्लिक स्कूल, वहां गया। फिर वहां से हम वर्ष 2004 तक वहां भी सेवा किए। वो भी पूरा बोर्डिंग स्कूल था, तो वहां पे एज ए वार्डन, एज ए वाइस प्रिंसिपल वहां भी हमने कार्य किया।
और उसके बाद उसी दौरान हमारी मैरिज हो गई 2003 में। फिर वहां से भी हमें छोड़ना पड़ा। वर्ष 2004 में विशिष्ट बीटीसी का चयन हुआ, तो उसमें फिर आजमगढ़ मंडल में हमारी 25वीं रैंक थी पूरी 3-4 जिलों में। फिर हमने जो है सबसे पहले प्राइमरी में अध्यापन कार्य शुरू किया। 3 महीना जैसे ही किया, फिर हमारा चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से यहाँ गोमती इंटर कॉलेज फूलपुर में यहाँ चयन हुआ। और दोस्तों फिर अब वहां से थोड़ा सा जीवन हमारा थोड़ा बदलना शुरू हुआ, थोड़ा सुख मिलना शुरू हो गया। और करते करते फिर ये गाड़ी आगे बढ़ी। होता क्या है कि हम लोगों का ऐसा परिवार होता है जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार होता है कि पैदा होते हैं तो अभाव में और बड़े होते हैं तो संघर्षों में जीना पड़ता है। वही हाल मेरे साथ रहा। वर्ष 2004 में नौकरी तो मिल गई, लेकिन हमसे अभी 2 बहनें और 1 भाई की शादी करनी बाकी थी। फिलहाल हमने उनकी शादी किया। घर का कच्चा घर था, पिताजी 6 में रिटायर हो गए। तो उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा कुछ निर्माण का भी कार्य किया। तो ये रहा कि अपने हमेशा ही जूझते रहे और अभी भी संघर्ष चल ही रहा है अनवरत। क्योंकि जीवन कह लिया जाए तो संघर्षों का ही होता है। जीवन वही होता है, वह जीवन कोई जीवन नहीं इसमें संघर्ष नहीं हो। तो मुझे आज भी संघर्ष करना पड़ता है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, जिस स्तर पे, जिस सामाजिक स्तर पे हूँ, या जो कुछ भी हमने अचीव किया है, आप यकीन करिए कि मैं घर से 1 चम्मच भी लेकर नहीं चला था। लेकिन ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज एक अच्छा जीवन यापन हो रहा है। और अब प्रश्न उठता है कि आरसीएम में कैसे सम्मिलित हुए। आरसीएम में सम्मिलित होने की भी एक बड़ी रोचक घटना है। मैं वर्ष 2011 में अल्लाहपुर शिफ्ट हो गया था फूलपुर से। और वर्ष 11 में वही मोहल्ले में एक राजेश टेलर रहा करते थे, अब जो बिजनेस के बाहर हैं। अमरनाथ जी दारागंज के थे। ये लोग मिलते जुलते थे। इन लोग क्या, मैं कुछ सिलाने उलाने जाता था तो राजेश हमेशा कहते कि सर जी एक प्रोडक्ट है आरसीएम का, इसको यूज करिए, देखिए कैसा लगता है। तो एक होता है ना कि अंडर एस्टिमेट वाला, ये तो है कि मैं कहा भाई ये हमको क्या बताएगा। तो लेकिन अब वो बार बार कहता था, जब जाए तो पीछे पड़ जाए कि सर ये प्रोडक्ट ले जाइए, यूज करिए। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छा चलो दे दो। तो ले गया, यूज किया। फिर उसने कहा कि सर ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई फीस नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, आप चाहें तो आरसीएम को ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा चलो देखेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। उसी बीच मैं बहुत आभारी हूँ अपने ग्रेट लीडर अमित आनंद सर का। उसी बीच उनकी एक मिर्लापुर में मीटिंग लगी, एक मालवीय जी का घर है वहां पे, और इन लोगों ने, दोनों टेलर मास्टर ने मुझको खींच करके वहां पे, सर आज एक बहुत ग्रेट लीडर आ रहे हैं, उनको आप आइए, बैठिए, सुनिए जरूर। तो मैं अमित आनंद सर की वो पहली मीटिंग मालवीय जी के भवन में सुना और मैं वहां से प्रभावित हुआ। फिर मैं कहा ठीक है, देखते हैं, करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरी मीटिंग में एक हेल्थ कैंप लगा, जहाँ पे एक लीडर हुआ करते थे जावेद सर, वो भी मिले, अमित आनंद सर मिले। वहाँ पे हेल्थ की जांच हो रही थी। उसके बाद फिर इन लोगों ने कहा कि सर आइए मिलके काम करते हैं। तब हमने अपनी फिर आईडी लगाई। और आईडी लगाने के बाद आप दोस्तों यकीन करिए कि पहले मैं आरसीएम को लेके या किसी भी नेटवर्किंग को लेके बहुत निगेटिव था। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तब से लोग आते थे कि 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना था, मैं सबको मतलब इग्नोर करता था और कभी समझा ही नहीं कि नेटवर्किंग क्या होती है। बाद में जब उस दिन उन लोगों ने कहा, मैंने कहा ठीक है सर, करते हैं। फिर हमने अपनी आईडी लगाई। फिर एक लीडर और हमारे अल्लाहपुर में रहते थे, नाम लेना उनका भाई, चूंकि हमारा बहुत साथ रहा है, श्री श्रीवास्तव जी, अब जो बिजनेस से बाहर हैं, वो मेरे घर प्रोडक्ट पहुंचाने आते थे। और मैं बहुत रुचि के साथ घर में 2-3 कभी हेल्थ गार्ड, कभी कुछ चीजें
5-6 महीने तो मेरी परचेजिंग बिल्कुल बहुत कम रही, या मैं खुद भी पीयूसी नहीं जाता था। बाद में जब कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, हेल्थ गार्ड को हमने यूज किया, मैंने कहा नहीं, इस प्रोडक्ट तो इसके बहुत लाजवाब हैं और शुद्ध भी हैं। जब शुद्ध और स्वदेशी इतने सस्ते दाम में मिल रहे हैं तो करना चाहिए। तब हमने धीरे धीरे पीयूसी जाना शुरू कर दिया। उस टाइम अल्लाहपुर में भी पीयूसी थी। कुछ दिन बाद मित्रों ऐसा हुआ कि जब मीटिंग में जाने लगा, फिर नीरज सर हमारे घर एक दिन आए और उन्होंने कहा कि आपने आरसीएम का प्लान देखा है? मैं कहा सर प्लान तो देखा है, अभी देखा नहीं है। तो सर हमको प्लान देने मेरे घर आए, मुझे वो दिन याद है, श्री सर लेकर आए। तो सर ने प्लान दिखाया और उनका जो तरीका था इतना गजब का था सर का। मैं नीरज सर का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको उस दिन बहुत मोटिवेट किया और जो प्लान देखा उसके बाद हमने कहा बिल्कुल सर आरसीएम मन से करेंगे, लग के करेंगे। उसके बाद से शुरू हो गया, उसके बाद से हर मीटिंग में जाना और पीयूसी का प्रोडक्ट खोज करके तब फिर हम लाने लगे। चाहे पीयूसी जितनी दूर होती थी, चाहे वो जॉर्जटाउन में होती थी, प्रोडक्टों को फिर लगा कि क्या क्या चीज आता है और भी चीजें ढूंढ करके मैं वहां पे अपने घर लाने लगा। घर में भी थोड़ी निगेटिविटी थी कि पता नहीं कैसा प्रोडक्ट है, क्या ला दिए हैं। फिर धीरे धीरे घर के लोग यूज करने लगे, अच्छा लगने लगा और फिर मजा आने लगा। और देखते देखते मित्रों फिर मैं आरसीएम को सीखना शुरू किया। भले ही अध्यापक हूं, लेकिन जो आरसीएम का नॉलेज था वो थोड़ा सा लीक से हट करके था। फिर ज्वाइनिंग हमारी पहली ज्वाइनिंग 2014 में हुई थी। फिर वर्ष 2020 में जो चैलेंजेज आए वो सारे हमारे अप्लायंस को पता है। उस चैलेंजेस के बाद 2019 तक के दिसंबर तक हम जो हमारा लेवल था ईगल का ऑलरेडी हो चुका था। फिर वो चैलेंजेज आए। चैलेंजेस के बाद फिर नीरज सर से बात हुई। मैंने कहा सर अब आरसीएम तो बिल्कुल अंदर दिल में बैठ चुका है, ब्लड में घुस चुका है, तो अब आरसीएम के प्रोडक्ट के बिना तो रहा नहीं जा सकता और आरसीएम को हम क्विट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, आइए हम लोग मिलकर कार्य करते हैं। तो फिर पुनः जो है आरसीएम का सफर अमितानंद सर और श्री नीरज सर के गाइडेंस में, निर्देशन में शुरू हुआ। अब प्रश्न मित्रों, आरसीएम क्यों कर रहे हैं? क्यों का जवाब तो हमने दे ही दिया कि प्रोडक्ट के लिए किया शुरू में, लेकिन अब ये था कि कुछ इनकम भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। यदि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे हमारा स्रोत बढ़ रहा है। मित्रों देखिए, जितने भी अमीर हैं दुनिया में वो कोई सर्विसमैन आज तक अमीर नहीं बना। जितने भी दुनिया में अमीरों की लिस्ट देखिए वो सारे बिजनेसमैन हैं। उसका रीजन क्या है कि हम जो सर्विस करते हैं वो मात्र कमाने खाने का, बच्चों को पालने का जरिया है। उससे अधिक आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा भी यदि आप कुछ करते हैं, अब जैसे देखिए सर्विस कर रहा हूं, घर बनाया तो 35 लाख का लोन हो गया, 40,000 पर मंथ कट रहा है। अब उसकी पूर्ति के लिए यदि कुछ अलग कार्य न किया जाए तो आदमी के बिल्कुल बच्चों को कैसे पाल सकता है, शहर में बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकता है। तो एक अच्छे परिवार के पालन के लिए हम मनचाहा स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनाना चाहते हैं, अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं। तो नौकरी से तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ आप अमीर नहीं बन सकते। और मेरे साथ तो ये भी चैलेंज है कि यहाँ का परिवार भी देखना है, गांव का भी परिवार देखना है, नात रिश्तेदारी सब देखना है, सबको निभाना है। तो वो चैलेंजेस थोड़े बड़े हो जाते हैं। उसको भी सोचते हुए हमने कहा कि आरसीएम करना चाहिए। हमने आरसीएम को शुरू किया। अब आरसीएम करते करते मित्रों बड़ी लगन के साथ श्री नीरज सर और अमितानंद सर ये सब लोग साक्षी हैं। जिस जुनून से हमने कार्य शुरू किया था वो जुनून पुनः मुझे लाना है। आप लोग साक्षी हैं कि आरसीएम के मीटिंग के लिए मैं पूरे पूर्वांचल, वो चाहे आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया तक हम लोग गए और उसके लिए हम अपना सीएल ले लिया करते थे
जैसे सैटरडे संडे का होता था तो सैटरडे निकल लेते थे, फिर मंडे छुट्टी ले लेते थे, तो सैटरडे संडे मंडे मिला के 2-3 दिन कार्य हो जाता था। अब बात है कि जो आरसीएम के साथ कुछ विशेष पल जो हमारे थे, वो दिन हमें याद है जब हम सबसे पहले डायमंड क्लब करके भीलवाड़ा गए, और वो नज़ारा वो हमें जीवन भर याद रहता है। जो पहला सेलिब्रेशन था डायमंड क्लब का, गजब का था। उसमें क्या व्यवस्था थी, खाने के बाद जो गाला डिनर था वो हमेशा याद रहेगा, जिसमें टीसी सर के गजल गाने और तमाम कलाकारों के वो सुनने को मिले, तो मेरे लिए एक विशेष पल था। उसके बाद हम भीलवाड़ा कई बार जा चुके हैं, हम वहाँ की एकेडमी भी 2 बार अटेंड कर चुके हैं, साथ में भीलवाड़ा काफी मित्रों के साथ कई बार आना जाना हुआ। तो ये जो पल हैं वो हमेशा यादगार हैं। डायमंड क्लब हमने लगातार 3 साल किया उधर। अब दोस्तों है, अब कुछ बातें हम करते हैं आरसीएम को लेकर के। धीरे धीरे मैं सीखना शुरू किया और सीखते सीखते आरसीएम के बारे में काफी नॉलेज हमने ग्रहण किया, क्योंकि एक सबसे अच्छी बात जो आरसीएम में हमें लगती है कि यह सामाजिक संकीर्णताओं से दूर है। ऊंच नीच जाति पात कोई ऐसा भेदभाव यहाँ नहीं है। साथ में एक सुनहरा मौका मिल देता है आरसीएम। और ये सबसे अच्छी बात जब हम लोग करते हैं तो हर लीडर बोलता है कि मैं सीख रहा हूँ। हाँ मित्रों, मैं भी यहाँ भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, और जो मनुष्य सीखने की इच्छा रखता है वो बहुत आगे जाता है। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जितने लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, हमेशा सीखने का प्रयास करिए। मैं जब से इस बीच थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, जब से स्वस्थ हुआ हूँ तब से डिजिटल मीटिंग से जुड़ा हूँ, तब से कंटिन्यूअस सुनता हूँ। वो चाहे हमारा प्रोग्राम हमारे अपलाइन का हो या हमारे लाइफ लाइन का हो, जो अच्छी बातें होते हैं उसे सीखने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। मित्रों, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, और इस समय सबसे अधिक जो फोकस है वो हम लोगों का है कि हम लोगों का खान पान कैसा हो, संतुलित भोजन कैसा हो। तो इसमें जो सबसे पहले संतुलित आहार की बात करेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर, ये 7 बेसिक चीजें हर व्यक्ति को चाहिए। और जो आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, नीन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, WHO, सबके अनुसार जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, IRDA जो निर्धारित करता है 250 ग्राम से 270 ग्राम पर डे एक व्यक्ति को चाहिए। दूसरा जो फैट है उसकी मात्रा 20 से 30 ग्राम पर डे चाहिए। प्रोटीन की मात्रा 55 से 60 ग्राम पर डे हर व्यक्ति को चाहिए। विटामिन्स 13 प्रकार के लगभग हैं, वो भी पर डे चाहिए। मिनरल्स 15 प्रकार के हैं, वो भी प्रतिदिन लेना चाहिए। फाइबर्स का जो परसेंटेज है वो 15 से 18%, वो भी हमें डेली डाइट में चाहिए। और पानी की मात्रा 7 से 8 लीटर पर डे पीना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम इतना लेते हैं? नहीं लेते हैं तो उसी की जगह हमारी आरसीएम कंपनी फूड सप्लीमेंट लेकर आई है। वो न्यूट्रीचार्ज के नाम से है, और इस न्यूट्रीचार्ज का जो सीरीज है उसमें इतने बेहतरीन हैं चीजें हैं कि हम एक न्यूट्रीचार्ज मैन यदि ले रहे हैं तो उसमें ये 7 जो कंपोनेंट हैं वो कवर हो जाते हैं और एक कंप्लीट बैलेंस डाइट की तरह से कार्य करते हैं। जापान वगैरह में मित्रों जो आप देखते हैं कि वहां के जो लाइफ स्पैन है वो इसी कारण से अधिक है, क्योंकि वो अपने दैनिक जीवन में सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं। भारत में बड़ा दुर्भाग्य है कि न्यूट्रिशन के ऊपर कोई बात नहीं होती है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इस पे कहीं कोई चर्चा
नहीं होती है, हम हैशडेड मैनर में अपना जीवन जीते रहते हैं। यहाँ का उल्टा सिस्टम चलता है। सुबह जैसे ब्रेकफास्ट हम करना है, लंच हमको अच्छे से लेना है, रात में जो हमारा डिनर है वो बहुत कम कैलोरी का होना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। रात में हम खूब चपक के खाते हैं और सोते हैं, एकदम उल्टा हो जाता है। तो वो एजुकेशन चाहिए और हम लोग को फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ प्रोडक्ट की बात करते हैं। इस कोरोना काल में जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभावित करेगा। उसके लिए हमारे आरसीएम में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसकी चर्चा मैं करूंगा। ये प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज किड्स। ये बच्चों को आप 2 से 12 साल के बच्चों को आप इसको दे सकते हैं, और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम 1 गिलास दूध में दे सकते हैं। इस प्रोडक्ट में दोस्तों शुगर एडेड नहीं होता है और ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको आप देते हैं तो आपका बच्चा इतना, उसका डेवलपमेंट इतना अच्छा होगा। इसका नाम ही किड्स है, यानी के फॉर उसका नॉलेज इनहांस होगा, उसका नॉलेज पावर बढ़ेगा, बूस्टअप होगा। दूसरा, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी क्योंकि इसमें एल लाइसिन वगैरह और भी चीजें मिली हुई हैं। उसके कारण उसका इम्यून पावर बहुत जबरदस्त हो जाता है। साथ में बच्चे का जो बॉडी का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो भी बहुत शानदार होता है, और साथ में स्ट्रेंथ, उसकी जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, बूस्टअप होती है। मैं इस प्रोडक्ट को दोस्तों, आप यकीन मानिए कि मैं 2014 से, जब से आरसीएम से जुड़ा हूं, तब से अपने बच्चों को देता हूं, और मेरे बच्चे सर्दी जुकाम छोड़ दिए, छोटी मोटी कोई ऐसी गंभीर समस्या, कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है कि कभी कोई दिक्कत हो। तो ये लाजवाब प्रोडक्ट है जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को या पूरे एक ताकतवर बनाएगा। तो ये सारे लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज किड्स यदि नहीं अपना रहे हैं तो जरूर अपनाएं। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें एक प्रोडक्ट है डीएचए, जो बच्चों के ब्रेन को डेवलपमेंट करता है, डिकोसा हेक्सोइनोइक एसिड। साथ में इसमें ईपीए भी है, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, सारी चीजें हैं। तो ये बच्चों का एक संपूर्ण आहार देता है। इसके साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट हैं कोरोना में जो हम लोगों के लिए, जो मैं स्वयं, चूंकि इस संक्रमण काल में मैं भी थोड़ा सा संक्रमित हो गया था और काफी लंबा झेला, 13 अप्रैल से लेकर के अभी भी थोड़ी बहुत कभी कभार खांसी हल्का फुल्का आ जा रही है, लेकिन मैं लंबा झेला, जिसमें S5 का मैं सेवन कंटिन्यू कर रहा हूँ, न्यूट्रीचार्ज मैन का सेवन कर रहा हूँ, कुछ दिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन, शुरू में जब बीमार था तो वुमेन का भी प्रयोग किया। तो ये हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। साथ में सारे लीडर बता चुके हैं, गामा ओरिजिनल एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। इसको विदेशों में वंडरफुल मेडिसिन या सप्लीमेंट का दर्जा दिया गया है, और विदेशों में कीमत भी इसकी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ तो इतने कम रेट पे, इतने सस्ते दर पे इतनी बेहतरीन चीज हमारे बीच में है, गामा ओरिजिनल। तो गामा ओरिजिनल के साथ साथ जो न्यूट्रीचार्ज मैन और S5, जो 3 प्रोडक्ट हैं, हम एडल्ट लें, यानी लड़कियां हैं तो 14 साल के बाद, 13-14 साल के बाद, और बच्चे भी जो 14 साल के ऊपर हैं, सारे लोग इसको ले सकते हैं। ये हमको कोरोना से ही नहीं बचाएगा, बल्कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करेगा, बहुत ताकतवर हमको बनाएगा, और कहीं न कहीं हमको इन जो भी वायरल डिजीज चल रही हैं या आने वाले समय में जो भी होगी, उससे हम बचे रहेंगे। अब मित्रों, बात आती है कि कुछ और बातें हम आपको बताएं। तो आरसीएम में सफल होने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। एक पहला चीज होता है कि हम अपने आप को व्यवस्थित करें, एक अपने जीवन में मैनेजमेंट करके चलें। मैनेजमेंट का यदि हम एक साधारण भाषा में अर्थ बताएं तो मैनेज द मेन विथ टैक्ट, यानी प्रबंधन क्या है,
कि हम लोगों को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे उनसे काम लें। एक टेक्निक जो है, वो जो ज्ञान है या एक तकनीक से जो लेते हैं, वही मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेज द मैन विथ टेक्ट, तो मैनेजमेंट हो गया। अब मैनेजमेंट का यदि हम टी हटा दें तो क्या आता है? मैनेज मी, मैनेज प्लस लास्ट का करिए तो मी आ जाता है। वो ये भी बताता है कि मैनेज में स्वयं को भी मैनेज करना है। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, आरसीएम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वास्तव में वो लोग व्यस्त नहीं होते हैं, वो अस्त व्यस्त होते हैं। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट का टी हटा दीजिए तो मैनेज मी भी आता है कि अपने आप को मैनेज करने की जरूरत होती है। अब मैनेजमेंट के तहत टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। हम समय का प्रबंधन यदि अपने जीवन में सीख गए तो दुनिया का कोई भी मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि समय की जहां तक बात है, मैं जब छोटा था, प्राइमरी में पढ़ता था और 3 से ट्यूशन लेता था, समय का बिल्कुल पाबंद, स्कूल समय से पहुंचता था। आप बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी होता हो, नो एक्सक्यूज। मेरे जो ट्यूशन टीचर थे नागेंद्र सिंह जी, बहुत अप्रिशिएट भी करते थे कि ये लड़का चाहे जो हो कभी क्लास नहीं मिस करता है, बिल्कुल समय से आता है। तो उसी का नतीजा कहीं न कहीं था मेरे जीवन में कि फिर मैं वो टेस्ट भी क्वालिफाई किया और हर चीज। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था तो कालिंदीपुरम बहुत दूर है और यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, साइकिल से जाता था। 7 बजे क्लास होता था, बगैर खाए पिए एजेड क्लास में पहुंच जाता था। कभी कभार ऐसा भी होता था कि साइकिल नहीं है तो उस समय पैदल भी जाना होता था। 2-3 बार तो पैदल आना जाना यूनिवर्सिटी से कालिंदीपुरम तक हुआ है। तो एक जो समय की पंक्चुअलिटी है, मैं कोशिश करता हूं अपने जीवन में कि जिसको भी समय दिया हूं या जो भी कार्य करना है वो इन टाइम करना है। और बल्कि किसी को समय देता हूं तो 5 मिनट पहले ही पहुंचने की कोशिश करता हूं। कभी कोई परिस्थितियां यदि ऐसी हैं कि जहां विलंब होता हूं और बगैर रीजन के कभी विलंब नहीं होता हूं, तो ये टाइम मैनेजमेंट जीवन में बहुत जरूरी है। समय का प्रबंधन हम कर लेंगे और उसी का देन है कि मैं अपने अध्यापन कार्य को करते करते आरसीएम भी करता हूं, कुछ अन्य रिसोर्सेज की तरफ भी मैं उसको मैनेज करता हूं। एक चीज फोकस हमेशा करता हूं कि जिस टाइम जिसका समय हो, जो कार्य हो, उसको ईमानदारी से किया जाए। यदि हम स्कूल में हैं तो उस टाइम स्कूल की बात होती है, उसके अलावा कोई बात नहीं होती है। यदि मैं आरसीएम के लिए फील्ड में निकल रहा हूं तो आरसीएम की बात होती है, फिर कोई बात नहीं होती है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हम समय का ध्यान रखें। और समय काफी हो रहा है, बातें तो बहुत करना चाह रहा था। एक बात कह के फिर मैं अपनी बात फिर समाप्त करूंगा। थोड़ा सा ये चाहूंगा गुरुजनों का, वैसे तो बातें बहुत है, फिर अगले सेशन में कभी बताएंगे, लेकिन एक चीज है कि सफलता के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं जीवन में सफल होने के लिए या आरसीएम में सफल होने के लिए। जो 5 मूलभूत बिंदु हैं वो क्या क्या हैं? पहला एक है टाइम, समय का हम मैनेजमेंट करें। दूसरा प्लानिंग करें, यदि हम अपना गोल बनाए हैं तो उसको अचीव करने के लिए एक प्लानिंग करें, एक आउटलाइन बनाएं कि हम इस गोल को तय किए हैं तो इसको कैसे अचीव करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है प्लानिंग करें, प्लानिंग का। तीसरा है कोऑर्डिनेशन, एक अपने टीम, अपलाइन और लाइफ लाइन के बीच समन्वय स्थापित करें, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतरवैयक्तिक संबंध, जिसकी बहुत कमी हम सब में है। हम सब लोग अपनी टीम्स के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने लाइफ लाइन के साथ रिलेशन बिल्ड करें। हमेशा इसकी बात हो रही है रिचुअल मीटिंग में कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप करेंगे। यदि हम अच्छा रिलेशन रखेंगे अपने लाइफ लाइन के साथ तो रात के 12 बजे भी हम उसको कहेंगे तो वो हमको बिजनेस दे देगा। तो इतनी ताकत होती है
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। तो ये चौथा बिंदु जो है मैनेजमेंट का वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और पांचवा लास्ट का है इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों हम सब कुछ कर लिए, चारों पॉइंट कर लिए, और यदि उसका क्रियान्वयन ही न करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही न करें, तो सब जीरो है। तो जो पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन का, कि हम कार्य करें। क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लें, बहुत प्लानिंग कर लें और फील्ड में ना निकलें, प्लान ना दिखाएं, प्रोडक्ट को सेल ना करें, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो लास्ट में दोस्तों बस अब एक बात कह के समाप्त करूंगा कि इस सिस्टम में आप आए हैं, आरसीएम में आए हैं, तो लगातार चलते रहें, ईमानदारी से मेहनत करें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, साथ में टिके रहें। बहुत सारे भटकाव इधर बीच आ रहे हैं, तो भटकाव की तरफ ध्यान ना दीजिए, आप टिके रहिए, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। समय काफी हो चुका है, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूं, तो मैं अब अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गुरुजनों का तहे दिल से आभार। जितने भी हमारे अपलाइन हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय आरसी।